तो आपका सुहाना आर्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको जो आपकी मैम ने थ्योरी क्लास दी थी रीता प्रताप से, उसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी। वो भी बहुत आसान तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगी गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के बारे में, जैसे आपको उनके चित्र, उनका जीवन, उनके चित्र कितने भागों में बांटे गए से 5 भागों में, सब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत नॉर्मली जीवन से संबंधित जुड़ के। ठीक है बच्चों, तो हम वन लाइनर प्रश्न टाइप में है, तो अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बेस्ट बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, जो वन लाइनर प्रश्न है, जिसमें सभी कलाकार का बहुत ही जितना क्वेश्चन बन सकता है एक कलाकार से, सबका इसमें मैंने एक अमृता शेरगिल का वीडियो डाला है, जिसने बहुत लोगों ने देखा है, जबकि 100-200 लोग उस पर के लगभग देखा है। बहुत ही अच्छी वीडियो है। मेरे जितने भी, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो आप कहेंगे मैम जो पढ़ाने से पहले बता रही हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती बार बार वही चीज़। आप पीछे देखिए, सब बहुत अच्छे अच्छे क्लासें मेरे इसमें पढ़ी हुई हैं, जो बहुत ही जैसे आगे मैंने ट्रिक से बताई है, सब अंदर भी बहुत अच्छे ट्रिक से क्लासें हुई हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। अब देखिए गगनेन्द्र नाथ का जन्म इसमें दिया है 1867 1938। कितना है? 1867 और 1938 इनका जन्मदिन दिन हो गया ना। अब देखिए इनका गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1867 जोरासांगो कोलकाता पश्चिम बंगाल, 1867 कोलकाता पश्चिम बंगाल जो हाँ स्थित है। किस कलाकार ने भारतीय विषयों के चित्रण के लिए सर्वप्रथम, यहाँ देखिए सर्वप्रथम, इनको घनवादी कलाकार कहा जाता है ना। अब देखिए दिया है गगनेन्द्र नाथ टैगोर को कहा जाएगा। अब बंगाल होम इंस्टीट्यूट एसोसिएशन कोलकाता बंगाल कुटीर उद्योग संस्था 1913 की स्थापना किसने की? एक जो संस्था थी बंगाल होम इंस्टीट्यूट एसोसिएशन कोलकाता बंगाल कुटीर उद्योग, इसका हिंदी में है संस्था, 1913 की स्थापना किसने की? तो किसने की? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की थी। अब देखिए आगे देखिए आप, एक एक प्रश्न एक एक ये सब उत्तर हैं, बाकी सब प्रश्न एक किया गया है जो वन लाइनर टाइप में है, तो आप उसको ध्यान से देखते जाइएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की माता व पिता का नाम यहाँ बताया है। यहाँ माता सुदामनी टैगोर और पिता गुणेन्द्र नाथ टैगोर, ये दिया ना गुणेन्द्र नाथ टैगोर। अब देखिए इनके भाई भी हैं अवनी नाथ जो हैं, ये गगनेन्द्र नाथ तो उनसे बड़े भाई हैं, और अवनी भी। अब अवनी के पिता भी पूछता है ना, अवनी बाबू के पिता, तो ये गुणेन्द्र नाथ टैगोर, दोनों के एक ही पिता है ना। ये चीज़ आप उनके भी पिता पूछेगा तो यही होंगे, और इनके भी पिता पूछेगा तो यही होंगे, दोनों के पिता एक, क्योंकि ये लोग भाई हैं। और जब इनके चाचा भी वही रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों के चाचा हैं, गगनेन्द्र नाथ के भी और अवनीत बाबू के भी। आगे मेरी क्लास अवनीत नाथ की भी हैं, आप उनको देखिएगा, यही सेम रहेगा। बंगाल शैली का प्रथम व्यंग कलाकार किसको कहा गया है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को कहा गया है। किस कलाकार ने आगे चलकर बंगाल शैली को वास विधा को त्याग कर कैरिकेचर को अपनी कला का माध्यम बना लिया? अब देखिए इन्होंने बंगाल शैली से हट के कार्य किया है। एक प्रश्न देता है ना, कौन सा वह कलाकार है जो बंगाल शैली से हटकर कार्य किया, तो ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर है। अब यही इसकी व्याख्या कर दिया गया है, किसको त्याग कर कौन सी विधि का कौन सा साधन अपना लिया था? कैरिकेचर विधि को अपना लिया था इन्होंने। तो ये अलग हो गए ना, यहाँ पे जो मैं बता रही थी प्रश्न वो बनता है ना, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने नाथ के साथ मिलकर देखिए क्या क्या, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट, इसको जूम करते हैं बताते हैं, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की कोलकाता की स्थापना की। और देखिए अब एक प्रश्न ये भी बनेगा, कब स्थापना हुई ओरिएंटल आर्ट की? तो 1907 में हुई। ओरिएंटल आर्ट में ही जो नहीं आता है, 35 की संख्या आती है ना अंग्रेज और भारतीय का मिलाकर, जिसमें से 30 अंग्रेज 5 भारतीय, वही वाला है। और गगनेन्द्र नाथ टैगोर को कला विदुषी स्टेला कमरिस ने कब पहला घनवादी कलाकार कहकर पुकारा था? तो 1922 में। इन्होंने रूपम पत्रिका में इनको पहला घनवादी स्टेला कैमरिस ने रूपम नामक पत्रिका में ये बात कही थी कि ये पहले 1922 में कहा कि पहले घनवादी कलाकार हैं। अब देखिए गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने व्यंग चित्र किस वर्ष बनाए, तो किस वर्ष और किस पत्रिका में वो संपादित हुआ है? तो द रिव्यू पत्रिका, ये रिव्यू पत्रिका में संपादित हुए, संपादक इसका हुआ है, इसका किसका हुआ है? इनके व्यंग चित्र का, जो 1917 में पत्रिका में संपादित हुआ था, जो व्यंग चित्र बनाए थे। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, व्यंग चित्र इनके 1917 के किस पत्रिका पे प्रकाशित हुए? तो द रिव्यू पत्रिका। अब देखिए गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा चित्रित बच्चों के लिए किस प्रकार की पुस्तक को लिखा गया? तो भोदोर बहादुर। अब देखिए कई प्रश्न आपसे आ जाएगा, कौन सा वह कलाकार था जो बच्चों के भोदोर बहादुर नामक पुस्तक के लिए
रचना लिखा था, तो आप सोचेंगे कि जैसे दिमाग में इतना तो किसी को रटा नहीं रहता बच्चों, एग्जैक्ट दिमाग में कई जब आप उसको दिमाग में सेट नहीं रखेंगे कोई चीज़, तो वो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो आपको लगेगा कि अवनीन्द्रनाथ है, या जैसे कई ऑप्शन रहेंगे तो दिमाग में वही चीज़ें आती हैं। मैं बस समझा के सब चीज़ें आपको बताऊंगी। तो एक ट्रिक है कि इनका नाम गगनेन्द्रनाथ है ना, अब इनका नाम गगनेन्द्रनाथ है। जब जो बच्चा गगन पे पहुंच गया, यहाँ नहीं पृथ्वी पर, जो बच्चा गगन पे अगर चला गया, गगनेन्द्रनाथ इनका नाम है, तो बहादुर तो रहेगा ही। ये चीज़ जब आप याद रखेंगे कि जो बच्चा गगन में पहुंच जाएगा, इतनी हिम्मत रखेगा, तो बहुत बहादुर रहेगा। जहाँ मैं ट्रिक बैठाने की कोशिश करती हूँ वहीं बैठाऊंगी बच्चे, सब जगह तो बच्चों ट्रिक बताऊंगी नहीं। तो यहाँ ट्रिक बैठाने लायक थी कि बहुत बहादुर और गगनेन्द्रनाथ इनके नाम से कुछ गगन का टाइप में शब्द महसूस हो रहा था, इससे मैंने इसे रिलेट कर दिया कि बहुत बहादुर वही बच्चा होगा जो गगन पे पहुंच जाएगा। तो आपको आसानी से जब भी देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा ये बातें। देखिए, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कितनी वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की थी? तो 38 वर्ष में। आजकल जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी तो वही हो जाता है ना, लगभग नौकरी पाते हुए तो 38-38 में पहुंच जा रहे हैं, 38 लगभग। अगर अच्छी तैयारी पीसीएस या किसी चीज़ की कर रहे हैं तो बहुत कम लोग 25। इसी से याद कर लीजिएगा कि ये 38-38 में गए थे, तभी ये अपना भी कार्य करना शुरू करते। जैसे जीवन से संबंधित जोड़ेंगे ना, थोड़ा दिमाग में सेट रखेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। अब गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या था? तो अब देखिए, प्रिय माध्यम इनका बता दिया ना, तो यहीं आप इसको भी जोड़िएगा। जब गगन से पानी निकलेगा तो जल गिरेगा। जब गगनेन्द्रनाथ जहाँ आसमान पे रहने वाले व्यक्ति हैं, तो जल ही उनका प्रिय माध्यम रहेगा कि नहीं रहेगा? आसमान से है। अब देखिए, गगनेन्द्रनाथ टैगोर से इसमें रटना नहीं पड़ेगा, जिस तरह मैं बता रही हूँ। अगर उसमें आप जरा भी गगन और जल, तो इनका प्रिय माध्यम जल हो गया। गगनेन्द्रनाथ टैगोर चित्रकारी के अलावा क्या करते थे? तो यहाँ से सीधा आसमान पे फोटोग्राफी खींचते थे, गगन की फोटोग्राफी खींचते थे, नीचे की नहीं। गगनेन्द्रनाथ तो यहाँ की फोटो भी खींचते थे, साथ में गगन के वातावरण की भी खींचते थे। अब देखिए, फोटोग्राफी हो गया इनका। अब देखिए, अब यहाँ दिया है किस कलाकार के द्वारा बनाए गए चित्र घनवादी और स्वप्निम शैली को याद दिलाते हैं? तो गगनेन्द्रनाथ की ये घनवादी कलाकार थे जो स्वप्न किया, स्वप्निम शैली की, ये स्वप्निम शैली जो होती है उसकी याद दिलाते हैं। अब गगनेन्द्रनाथ टैगोर किस कला शैली को काफ़ी प्रभावित थे? तो घनवादी तो थे ही, तो उसी से प्रभावित रहेंगे। और ऊपर से इनको किसने कहा था? स्टेला कवरेज ने 1922 में रूपम नामक पत्रिका में इनको पहला घनवादी कलाकार का दिया, तो इनका तो नाम विख्यात हो ही जाएगा। अब देखिए, आधुनिक कला के व्यंग चित्रों का जनक किसको माना जाता है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर का माना जाता। अब इनका एक चित्र है जो सुबह वाली क्लास में, जैसे हो एक क्लास और हमारी थ्योरी क्या ही है, तो उसमें बताया गया था कि इनके चित्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, बताया गया था ना। तो 5 भागों में इनके चित्रों को विभाजित किया गया है। तो आदमी को चीज़ें नहीं याद रहती है, लेकिन मैं एक स्त्री के जीवन से जोड़ के उसको बताती हूँ, जिससे आपको अगर आप दिमाग में सेट रखेंगे तो बहुत अच्छे। जैसे देखिए, पहले उसमें बताया गया कि प्रथम समय में ये कैसा चित्र बनाए थे? रोमांटिक परियों की, जैसे परियों की कहानियाँ ऐसा बनाए थे ना, अर्जुन और चित्रांगदा का रोमांसवाद, नायक नायिका की परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हुए, ऐसे चित्र बनाए उसमें बताया गया था। तो जैसे स्त्री रहती है, जब उसकी शादी होती है तो बच्चों तो कैसा, वो जब अपने घर जाएगी तो एक परी की तरह उसका आदर सत्कार होगा, वो बहुत उसका जीवन जैसे रोमांटिक होगा। जैसे जैसे पहली स्त्री की जब पहली बार वो अपने घर जाएगी तो प्रथम में इसको कर लीजिएगा। फिर दूसरे में गई तो दूसरे में इनका क्या था? देखिए, पहले में तो रोमांटिक और परियों की कहानियाँ से हो जाएगा, तो स्त्री का पहला जीवन यही शादी से हुआ। अब दूसरा जहाँ पहुँची हो अपने घर, तो दूसरे में व्यंग चित्रण किए थे, तो यहाँ उनके सास ससुर जो है, यहाँ तो पहला जीवन इनका ये वाला था, दूसरा जीवन एक हो गया कि उनको ताने आदि मिलने लगे, व्यंग टाइप में व्यंग चित्रण किए थे दूसरे में, तो यहाँ दूसरा भाग आ गया व्यंग वाला। इससे याद रखिएगा कि एक समाज में जो चल रहा उस तरह से मैं बता रही हूँ, जीवन से संबंधित, तो आपको इसको रटना, तभी आ गए व्यंग इनको मिलने लगा। फिर तीसरे में पहुँची, अभी इसको हटा दे रहे हैं तो आपको अच्छे से, अब तीसरे में पहुँचेंगी जब महिला जिनकी शादी हुई थी, फिर एक क्या होंगी? तो वो प्रकृति, तीसरे में प्रकृति से प्रेरित चित्त बनाए थे, प्रकृति से प्रेरित चित्त बनाए थे। तो जब तीसरे में पहुँचेंगे तो उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी, उनको ताने, उनकी प्रकृति में ये निश्चित हो जाएगा कि उनके ताने उन्हें जो उनके ससुराल से व्यंग टाइप में मिलते थे, वो इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति ही हो जाएगी, प्रकृति से संबंधित हो जाएगी ना। अब इसके बाद देखिए, चौथे में आ जाइए, तब फिर चौथा इनका क्या था?
चौथा हम बताते हैं यहीं पे। आपको जीवन से संबंधित जोड़ के बताएंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो वो चीज़ें वो भी बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे चित्र। और चौथे में आएंगी तो उस रहस्यमयी चित्र बनाए थे ना, चौथे में रहस्यमयी अमूर्त चित्रण किए थे। तो जब वो प्रेरित हो गई तो उनके रहस्य को समझ गई, अमूर्त टाइप में हो गई, अमूर्तन हो गई, वो खुद ही उस चीज़ को समझ गई। और उसमें हर चीज रात की पहरी था ना, उसमें रात के पहरी, ये सब चित्र चौथे में है, आप देखिएगा उस वीडियो में। तो अर्ध स्थापत्य कला, ये सब चीज़ें सीख गई, यहाँ पे सब चीज़ें सीख गई चौथे में। तो ये जब पाँचवा जब पहुँचेंगी तो पाँचवें में देखिए, पाँचवें में जब ये पहुँची, यही पाँचवें में जब ये पहुँचेंगी तब ये पूरे घनवादी हो गए थे, पूरे इनको संपूर्ण घनवादी चित्र ये पाँचवें में बनाए हैं। तो ये पाँचवीं में जहाँ पहुँचेंगी तो पूरी तरह से परिपक्व हो गई और यानी घनवादी हो गई। तो इनका लास्ट में जो घनवादी है, तो लास्ट वाला एकदम समझ लीजिए कि पूरा घनवाद से प्रेरित हो गए, पूरा उनको हर समस्या का हल उनको आ गया। ठीक है, जो मैं बताई हूँ उसी तरह से आप जैसे एक जीवन से संबंधित करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में सेट रहेगा कैसे था, तो वो कैसे। एक बार कहानी की तरह कोई चीज़ याद रखिए। और ये जो मैं बताई हूँ ना, इनका चित्र का माध्यम जल है, जब गगन से तो जले रहेगा ना, तो ये फिर देखिए फोटोग्राफी भी बता दी कि ये गगन की भी फोटोग्राफी करते थे, गगन से फोटोग्राफी करते थे। किस प्रकार के द्वारा घनवादी स्वप्नवाद, जिससे गगन में आदमी जाएगा, स्वप्निम टाइप में उनकी शैली हो गई। ये तो हो गया था, शायद मैं पढ़ दी थी, यहाँ भी नीचे तक आ गई थी स्टेला कैम्ब्रिज। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक बताया था ना, घनवादी स्टेला कैम्ब्रिज ने कहा था। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र में घनवादी का प्रयोग कब शुरू किया? तो 1921 में शुरू किया, 1921 में शुरू किया था। अब यहीं से अगर आपको याद होगा कि मैंने एक बार बताया था, अमृता शेरगिल का पढ़ाया था, तो कहीं से जोड़ के बच्चों याद रखेंगे तो आपको जैसे वो चीज़ जब आएगा तो आप अमृता शेरगिल का याद रहेगा तो इनका फट से याद आ जाएगा कि अमृता शेरगिल का परिवार भी कब आया था यहाँ पे शिमला के सामने 1921 में ही आया था। मुझे ख्याल है क्योंकि मैं पढ़ाई हूँ, जब बार बार पढ़ाती हूँ तो वो चीज़ मुझे याद है। 21 में आया था उनका परिवार यहाँ पे। तो अमृता शेरगिल का जब परिवार आया था तभी से घनवादी, इसी से याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको भी, जब देखेंगे तो आपको भी वो चीज़ें याद आ जाएंगी जैसे मैं बता रही। तो जब इनका परिवार यहाँ आया था अमृता शेरगिल, तभी से पूछता ना, तभी से घनवादी चित्रण करना शुरू कर दिया। अब गगनेन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे संबंधित तो आगे नहीं बताया कि गगनेन्द्रनाथ बड़े भाई थे। अब देखिए उल्टा मत करिएगा, ये गगन बड़ा रहेगा, गगनेन्द्रनाथ है तो बड़े रहेंगे और रविन्द्रनाथ छोटे रहेंगे। अब बाल साहित्य बच्चों के लिए बोध और बहादुर किसने लिखी? आगे बताया ना, जो भाई गगन में रहता है, लड़का पहुंच गया तो बोध और बहादुर रहेगा। अब देखिए गगनेन्द्रनाथ टैगोर का पालन पोषण किससे देखने में हुआ था? आगे मैंने बताया ना, तो इनके चाचा अवनीन्द्रनाथ का भी इन्हीं ने पालन पोषण किया था। और इन्हें गगनेन्द्रनाथ, क्योंकि लग रहा था इनके माता पिता खत्म हो गए, ये तो पूरी जानकारी नहीं तभी, लेकिन इनके चाचा ने दोनों लोग का परवरिश किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। अब गगनेन्द्रनाथ टैगोर की कला किस कला से संबंधित थी? तो ये कैसे थे? आधुनिक, समकालीन नहीं पूछेगा, जैसे इसलिए कला से संबंधित बता रहा है कि क्योंकि ये आधुनिक कलाकार थे, समकालीन में नहीं थे, इसीलिए इनको आधुनिक बता दी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रण कला की अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से ली थी? तो कहीं से नहीं ली थी। अब देखिए कहाँ से ली थी, तो क्या कह रहा, कहीं से नहीं ली थी ये चित्र, इन्होंने शिक्षा किसी से नहीं ली थी। अब देखिए ये भी पूछेगा कि ये किसी से शिक्षित थे, तो वहाँ लिख दीजिएगा, जैसे वो अपना बताएंगे कि ये स्वयं शिक्षित थे तभी ने तो कहीं लेखन नहीं लिए हैं शिक्षा, ऐसा लिखा हुआ है। अब गगनेन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला के अलावा और क्या क्या करते थे? तो लेखन करते थे, शिक्षक थे और व्यंगकार थे। और लेखन से आप यही इनको याद रख लीजिएगा कि ये इनके जब चाचा एक कवि थे तो लेखन में भी करते थे ना, कवि थे तो, और शिक्षक, और ये भी याद रखिएगा व्यंगकार तो इनका मुख्य पेशा था, तो शिक्षक भी याद रखिए, इनके चाचा से जोड़कर लेखक भी याद रख लीजिए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक रविन्द्रनाथ की अपने चाचा की पुस्तक, देखिए ये प्रश्न आएगा। अब इनकी चाचा की पुस्तक थी जो इनके जीवन के बारे में, जैसे भूल जाएगा आपको, जैसे गीतांजलि जो इनका लिखा गया, तो गीतांजलि का उन्होंने किया था ना, किसने किया था? अरे वो नंदलाल बोस ने किया था गीतांजलि पे, नंदलाल बोस ने किया था गीतांजलि के। लेकिन ये चीज़ देखिए, ये तो गीतांजलि आपको अलग हो गई, लेकिन जीवन स्मृति, अब जब इनके चाचा थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तभी ने इनके जीवन से, इनके जीवन की घटनाओं के बारे में जान गए। इनके जो चाचा थे रविन्द्रनाथ, तभी तो ये जीवन के बारे में जान गए।
इस तरह आप याद रखिए, ये मत याद रखिए कि जीवन स्मृति रट लिए कि किसने किसने, बस यही इतना याद रखिए कि जब इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर थे गगनेन्द्र नाथ से, तो ये तो इनको जीवन के बारे में जान रहे होंगे ना, तभी तो इनके जीवन स्मृति का चित्रण इन्होंने किया है। तो इस तरह बच्चों याद रखिए, रटिए मत, बस शब्द को मिलाइए और उनके जीवन से संबंधित करके जोड़ के याद करिए, तब देखिए कभी नहीं भूलेगा। हमारा प्रयास जो मैं बता रही हूँ वैसे करिए, जो बात बताई तो क्या, जब इतना आपको याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ इनके चाचा थे, तो जीवन स्मृति का चित्रण यही करेंगे, इनके भतीजा करेंगे, चाचा भतीजा हो गए ना, तो इनके घर के परिवार ही जीवन से संबंधित करेंगे। बाकी गीतांजलि का वो करेंगे, ठीक है। और देखिए 1912 में चित्रण किए थे इसका गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जीवन स्मृति का। देखिए प्रसिद्ध कला चितेरी सुनैना देवी का गगनेन्द्र नाथ टैगोर से क्या संबंध था, तो इनकी बहन थी और इनकी भी बहन रहेंगी, तब उनकी अवनी बाबू की भी बहन रहेंगी, दोनों की बहन, एक अवनी बाबू की भी बहन रहेंगी। पूछ लेगा सुनैना देवी किसकी बहन थी, दोनों लोग की बहन थी। अब देखिए सर्वप्रथम भारतीय विषयों के चित्रण के लिए किसने घनवादी प्रयोग किए थे। अब देखिए सबसे पहले तो यही घनवादी थे, तो भारतीय विषयों के लिए घनवादी प्रयोग ये भी यही करेंगे। अब घनवादी गगनेन्द्र नाथ कैसे कलाकार थे, तो स्वयं शिक्षित। आगे मैंने बताया था ना कि जब ये किसी से नई शिक्षा लिए तो कैसे हो गए, स्वयं शिक्षित कलाकार हो गए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कहानी की तरह हर चीज आपको बताऊंगी वो दिमाग में सेट रखिए, अच्छा हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, अच्छे से रटना नहीं पड़ेगा। बिना पढ़े तो किसी को याद नहीं होता, लेकिन कोई चीज़ जैसे अगर पढ़े रहेंगे साथ में उसको सेट किए रहेंगे तो जैसे रटने वाली बात नहीं रहेगी। बाकी भूलना तो आदमी की प्रवृत्ति है, वो भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा। बाकी सेट रखने के लिए कुछ ट्रिकें रहती हैं, जिससे आप खुद ही इस चीज़ का एहसास करेंगे। जब आपको जैसे बता रहे हैं वो तुरंत आप देखेंगे तो प्रश्न कर जाएंगे। स्टेला कैम्ब्रिज ने वर्ष 1922 में किस पत्रिका में एक लेख में गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कहकर संबोधित किया था, तो रूपन नाम की पत्रिका। ये देखिए रूपन नाम की पत्रिका में 1922 में इन्होंने इनको घनवादी कलाकार कह दिया। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे, तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। वर्ष 1919 में कोलकाता में रूपम नामक पत्रिका का ये आरंभ किसने किया था। अब देखिए दो प्रश्न यहाँ आपको बनेंगे। अब देखिए 1922 में लेख प्रकाशित हुआ जिसमें गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कह दिया गया, रूपम पत्रिका में। वो भी देखिए यही दो प्रश्न आपके बन गए। अब 1919 में कोलकाता में रूपम नामक कला पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था, ये प्रश्न आएगा। किसने कब उसका किस स्थापना रूपम पत्रिका की कब होगी तो आप 1919 बता देंगे। अब एक प्रश्न फिर आएगा, किस पत्रिका का आरंभ किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, ओशी गांगुली। दो प्रश्न यही से बनेंगे आपके। प्रश्न इसमें सारे बन गए हैं, आप देखते जाइए। वर्ष 1919 में कोलकाता में रूपम पत्रिका का प्रारंभ ओशी गांगुली हो जाएंगे। वही प्रश्न पढ़ दी दोबारा। भारत की पहली महिला कला चितेरी किसे माना जाता है, तो सुनैना देवी। जब मैं अमृता शेरगिल को आपको पढ़ा रही थी तो आपको बताई थी कि भारत की, ये देखिए भारत की आ गया ना, यहाँ आधुनिक नहीं लगाया हुआ है। अब जब एक पूछेगा भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार, तब कौन हो जाएंगी, तब अमृता हो जाएंगी भैया, अमृता हो जाएंगी वहां पे। अब देखिए ये प्रश्न अलग है ना, भारत की पहली, यहाँ आधुनिक नहीं लगाया तो कौन हो जाएगा। यही दो प्रश्न अलग अलग रहेंगे, उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो शब्द पूरा लिखी हो, भारत की पहली आधुनिक महिला कलाकार कौन थी, तो अमृता शेरगिल। भारत की पहली कला चितेरी किसे माना जाता है, तो सुनैना देवी को। ठीक है। अब देखिए गगनेन्द्र नाथ टैगोर का देहांत किस बीमारी के कारण हुआ, तो पक्षघात से हो गया। भारत के पहले घनवादी चित्रकार कौन है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर है। प्रसिद्ध चित्र जादूगर, अब जादूगर भी बता दे रहे हैं आपको, जादूगर नहीं याद रहेगा तो आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा गगन में जो गगनेन्द्र नाथ है वही जादू दिखा सकते हैं, बाकी कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनके अंदर इतनी शक्ति है कि गगन में भी जादूगरी दिखाते हैं। ठीक है, एकदम जादूगर है गगनेन्द्र नाथ। अब इनका शब्द, इनके नाम से ऐसा शब्द महसूस करिएगा कि गगन में, यहाँ तो यहाँ गगन में भी जादूगरी दिखा रहे हैं, तो जादूगर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब गगनेन्द्र नाथ टैगोर का देहांत, हाँ, जादूगर किस माध्यम में बनाया था, तो चित्रित किया था, तो इनका जल रंग माध्यम था। माध्यम भी पूछेगा तो जल रंग माध्यम में चित्रित किया था इन्होंने। अब इनका देहांत कब हुआ था, तो 1938 में कोलकाता में हुआ। अब देखिए इनके प्रमुख चित्र, जहाँ इनका जन्म हुआ था जोरासांको, वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा, अलग कुछ नहीं रहेगा। जन्म भी जोरासांको कोलकाता रहेगा और मृत्यु भी वहीं रहेगी। देखिए प्रमुख चित्र, सीढ़ियों पर भेंट, सीढ़ियों पर भेंट, मीटिंग एट द
स्टेयरकेस कागज पर जल रंग से। राष्ट्रीय संग्रहालय कला दीर्घा नई दिल्ली। देख रहे हैं, सीढ़ियों से भेंट, मीटिंग एट ए स्टेयरकेस कागज पर जल रंग से हुआ। देखिए मीटिंग सीढ़ी पे से उतरेंगे तो भेंट करेंगे, तो इसके बाद मीटिंग होगी। जैसे कोई नहीं रहता है, अगर एक अधिकारी आ गया कहीं तो आदमी नहीं करा, अभी वो साहब सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, तब उनसे भेंट करेंगे, तब उनकी मीटिंग होगी और कागज तब वहाँ रखा जाएगा। देख रहे हैं, मैं बहुत आसान ट्रिक से आपसे बता रही हूँ, जिसको आप अगर इस प्रश्न को जैसे याद रख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे कोई साहब उतरा सीढ़ियों से, तो उनसे भेंट होगी तब मीटिंग होगी। दोनों एक ही है, उसको अलग अलग कर दिया है, तो दोनों शब्द इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए। तब उनकी मीटिंग होगी और किसके बारे में, इसके किसी केस के बारे में। भाई जब साहब सुबह रहेंगे वहाँ कोई अधिकारी, तो केस के मामले में और कागज आएगा वहाँ पे, और साथ में उनके लिए जल की व्यवस्था भी होगी, तो कागज एवं जल हो जाएगा। और आधुनिक राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे ना, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली, दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई, और एक जो है किसी केस के मामले मीटिंग के स्केयर केस और कागज पर जल रंग से। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया, जो ना आप याद रखिएगा गगनेन्द्र टैगोर का, गगन से सीढ़ियों से, ऐसे ऐसे याद रख लीजिएगा ना, गगन से जब उतरे सीढ़ियों पर तो भेंट हुई उनकी, और इस किसी के बारे में मीटिंग, और इतनी दूर से उतरे गगन से, कोई ये सीढ़ी लगा के उतर गए, तो गगनेन्द्रनाथ आपको जड़ से दिमाग में बढ़ जाएगा, ये सीढ़ी लगा के गगन से उतरे। अब देखिए, अब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। अब दुर्गा जी की प्रतिमा रहती है ना, दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन होती है ना, तो इसको तो आदमी इंसान यहाँ करता है नॉर्मली नदी उदी में, लेकिन इनका क्या था, एक गगनेन्द्रनाथ का चित्र था, तो ऐसे दिमाग में इसको रटते जाइए। ऐसे मैंने अमिताभ शेरगिल का रटा दिया था, वैसे इनका भी चित्र रटा दूंगी आपको, जिससे आप अगर ये चीज़ें मैं जो बता रही हूँ सेट करते जाएंगे, इसको 2-3 बार जैसे जैसे बता रही हूँ याद करेंगे, तो आपको चित्र जब भी आएगा आप नहीं भूलेंगे। तो आदमी यहाँ के दुर्गा माता को, तो यहाँ लोग नदी में वास में, ये वास शैली हो गई ना, नदी में ले जाते हैं शरवाने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। अब देखिए, कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है ना, अब इसका जो आधुनिक, अब देखिए, अब आप लोग भूलेंगे नहीं ये चीज़, कोलकाता याद रखेंगे, दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन, तो क्या आप भूलेंगे, वो दिमाग आपका कोलकाता का दुर्गा पूजा मशहूर है ना, तो ये जहाँ संग्रहित है उसको इस चीज़ से याद कर लिए। और इनका विसर्जन यहाँ पे नहीं किया गया, सीधा गगन में किया गया, वो भी वास शैली से। बताने का भरसक प्रयास है, बाकी आप लोग अपना याद करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। अब देखिए, सारंगी वादक, सारंगी प्लेयर विक्टोरिया में, और उसके साथ देखिए एक चित्र से मैं सारा चित्र आपको याद करने की कोशिश बता रहा हूँ, जिसको आप उसको सेट करते हैं। अब देखिए, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होगा जहाँ पे, तो वहाँ सारंगी वरंगी बजेंगी कि नहीं, प्लेयर भी होंगे, सारंगी प्लेयर वादक कुछ वही है, ये भी वहीं पे विक्टोरिया हॉल, वहीं दुर्गा जी का दोनों है, तो जा रहे हैं साथ में, तो भी विक्टोरिया हॉल में हो गया। अब देखिए, ईस्ट एंड वेस्ट व्यंग चित्र, और साथ में जैसे व्यंग का बता रहे हैं तो गाना वाना भी होता है ना, तो व्यंग भी हो जाएगा वहीं में। और ईस्ट एंड वेस्ट नहीं कहते हैं, उत्तर और पश्चिम पूरब, यही सब चारों तरफ व्यंग, जैसे गाना बज रहा है, व्यंग चित्र हो गया। ये तो दूसरा शब्द है जो ईस्ट वेस्ट, लेकिन जैसे बताने के लिए बता रही हूँ, जो ट्रिक बता रही हूँ, देख लीजिए कि चारों तरफ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ उत्तर पश्चिम चारों तरफ, तो ऐसे चित्र वो भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तीनों देखिए, हो गया ना 3 चीज़ें आपको जैसे मैंने बता दी। अब देखिए, अब द्वारिकापुरी, ये भी चित्र आप ऐसे रख लीजिए, हमारे प्रभु गगन में ही रहेंगे, द्वारिकापुरी, ये भी विक्टोरिया में है। और देखिए, फिर हिमालय और पार्वती, ये भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में है। सब इनका चित्र ज़्यादा देखिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में है। ये चीज़ जैसे अमृता शेरगिल का तैल एवं कैनवास हर चित्र में था, उनका माध्यम और राष्ट्रीय आधुनिक कला नया दीर्घा तब था, इनका भी देखिए, इस चित्र को देख रहे हैं तो आप खुद ही समझ जा रहे हैं कि सब विक्टोरिया, सब स्पीड ऑफ द नाइट देख रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द नाइट, ये भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। मीनिंग यूनिक स्टार, ये भी है, देखिए सब वहीं पे है। कहाँ है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, थोड़ा ऊपर करेंगे तब फिर थोड़ा शब्द, हाँ, हिमालय हो गया, हाँ मीनिंग ये भी हो गया। तो अब यहाँ कोलकाता, ये भी देखिए, ये भी है लेडी इन ब्लैक। अब जब दुर्गा पूजा की सवारी जहाँ जा रही है, तो कुछ लेडीज जो ब्लैक
कपड़े हुए पहनी हुई है, इस तरह याद कर रखिए। लेडी इन स्कार्फ तो अलग है, लेकिन उसको जैसे मैं बता रही लेडी इन ब्लैक। साथ में औरतें और साथ में उनके 7 भाई चंपा, 7 लोग हैं, 7 भाई चंपा। जो लेडीज हैं उनके साथ 7 भाई चंपा भी हैं, और ये भी मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। अब चैतन्य का गृह त्याग। अब यहाँ जब वो दुर्गा जी जा रही हैं तो वो समझ लो वो घर त्याग करके जा रही हैं, चैतन्य का गृह त्याग हो गया। डिफॉल्टर ऑफ चैतन्य, ये भी वास्तु तकनीक में है, देखिए। और टेबल, अब मैं देखिए यहाँ कर दे रही हूँ। अब टेबल क्यूबिस्ट कागज एवं वाश एंड टेम्पेरा 1925 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला, ये देखिए अलग हो गया, इसको आप अलग रखिए। देखिए कि ये हो गया अलग। जादूगर, जिसको देखो मैं दूसरा पढ़ दे, क्या पहले वाला नहीं पढ़े, अच्छा नहीं ये अलग था। ये टेबल क्यूबिस्ट कागज एवं वाश टेम्पेरा पर 1925 में, यही इसको याद रखिएगा, ये अलग हो गया। क्यूबिस्ट वाला जो घनवादी है वो जो है अलग हो गया वो भी। अब देखिए इसको भी, इसका माध्यम आपको ऐसे याद रखें, टेम्पल क्यूबिस्ट, टेम्पल और टेम्पेरा, याद रहेगा ना, टेम्पल और टेम्पेरा माध्यम, और कागज और वाश एंड टेम्पेरा, वो कागज पर वाश एंड टेम्पेरा। अब 1925 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए अभी जादूगर, मैजिशियन, कागज पर जल रंग 1925। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। अब स्वर्णिम द्वारिकाधीश भी वहीं हो गए। एक द्वारिका क्या आगे था, कुछ था क्या, वहाँ आगे चला गया, वो भी द्वारिकाधीश ही था। अब ये स्वर्णिम द्वारिकाधीश जो कागज पर जल रंग में। द्वारिकाधीश जो हमारे विष्णु भगवान बैठेंगे तो जल में ही बैठेंगे, तो ये भी माध्यम इससे याद रखिएगा। अब प्रेम दूत, ये भी, इसको ये अलग हो गया। देखिए प्रेम दूत जो है आपका, यही देखिए प्रेम दूत का माध्यम तैल हो गया। जैसे दूध जाएगा ना संदेशा लेके, तो यहाँ तैल हो जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दीर्घा में। अब मानव चित्रकार, कागज पर स्याही, डांस कागज पर जलम स्याही, इसको कागज पर जस्ट पैसेज ऑफ स्नो, कागज पर स्याही। देखिए ये बीच में आ जाता है ना पेन लेने पे, अच्छा इसे पढ़ देते हैं। कागज पर स्याही, पुरी का मंदिर कागज पर जल रंग इलाहाबाद। अब पुरी का मंदिर जो है कागज पर जल रंग इलाहाबाद। अर्जुन एवं चित्रांगदा, तुषार ध्वनित। ये लास्ट में जो बंदी राजकुमारी का अनूठा सब अफसाना है ना, ये प्रश्न है जो कट गया है। तो इनके हैं चित्र जो खत्म होते हैं बच्चों। तो ये मेरी क्लास आपको कैसी लगती है, बताने का तरीका कैसा लगता है, क्या मैं बेस्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप, कहीं भी मेरी कोई कमियां हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए बच्चों। मैं उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं जब अच्छा से अच्छा आपके लिए कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा, मेरा भी जो है पढ़ाने का जैसे मन नहीं, जैसे आदमी एक उत्साह होता है, तो आप लोग बच्चों, बहुत लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना भी प्यार हमें थोड़ा दीजिए, अपना कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। जब हमारा चैनल जो है आगे बढ़ेगा तभी ना हमको ताकत मिलेगी कि आगे हम और अच्छा कर सकें। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। जब हमारा चैनल आगे प्रमोट ही नहीं होगा, जैसे कि कोई आदमी कहता है कि जो कार्य कर रहा है जिसको उत्साह ही नहीं मिलेगा, तो क्या आगे करने की कोशिश वो करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब भी हमारा वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की है। जो चीज़ें करती हूँ अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। कोई चीज़ गलत तो नहीं पढ़ा रही हूँ जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप मेरे चैनल को जब भी देखिए, उसको जितने लोग भी देखिए लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो अब आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे चैनल को जो आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाइए, यही आपसे हमारी प्रार्थना, और आगे कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।